ओके देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने लास्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ प्लान हमने कवर किया था, जिसमें हमने क्या सीखा था कि प्लान हमारे कितने तरीके के होते हैं, केवल दो। कौन कौन से? एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है मेरे पास कौन सा, एक होता है मेरा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लान जिनका इस्तेमाल कितनी बार किया जाता है, केवल और केवल एक बार। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सिंगल यूज प्लान के लिए? देखो जितने भी सिंगल यूज प्लान है, जब भी सिंगल यूज प्लान की बात आएगी तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो सिंगल यूज प्लान को? डिस्पोजल ग्लास, डिस्पोजल ग्लासेस पता है कितनी बार इस्तेमाल में आते हैं? सिंगल, वन टाइम। तो जितनी बार भी यूज करना है, केवल एक बार आपने यूज किया उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया, खराब हो गया, खत्म। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान का सिंपल सा मतलब यही है कि आप जो भी प्लान डेवलप करोगे वो केवल और केवल किसी एक इवेंट के लिए होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह, कोई प्लानिंग वगैरह, केवल एक बार बस। उसके बाद उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं रखने वाले। लेकिन हाँ, उसे रेफरेंस के लिए जरूर हम रख सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में कुछ बनाना है सिमिलर काइंड ऑफ, तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि पिछली बार जब ये काम आया था तो हमने किस किस तरीके से काम किया था। तो एक रेफरेंस लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडिंग प्लान किस तरीके से जाएगा काम करने के लिए? स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स के लिए जिनका यूज जो है वो कितने बार होगा, रेगुलर पीरियड और टाइम टू टाइम रहते हैं, मैंने बैक टू बैक बार बार यूज करते रहते हैं। जैसे हमारे घरों के स्टील वाले ग्लासेस, बार बार धो, बार बार इस्तेमाल करो। ठीक है, तो एक बार परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद उसे बार बार रेगुलर यूज कर रहे हैं। स्टैंडिंग प्लान्स का सेम मतलब है कि आपने जो एक बार बना दिया उसको रेगुलर बेसिस पे, रूटीन नेचर पे हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कितनी बार वो एक्टिविटी आएगी। जब भी वो एक्टिविटी आएगी दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कितने तरीके के प्लान हमें बनाने पड़ते हैं, जो कि या तो आपके क्या हो सकते हैं, सिंगल यूज प्लान हो सकते हैं, या तो हमारे क्या हो सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर वो रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग के अंदर टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले प्लानिंग जो है वो क्या है मेरा, प्लानिंग एक प्रिवेसिव फंक्शन होता है, जिसका मतलब क्या है, इट इज नॉट द टास्क ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग किसका पार्ट है? क्या केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है? नहीं, प्लानिंग और हर बार हर लेवल पे करनी पड़ेगी, बट मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल्स, इनको भी प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग के अंदर वो करते क्या है, बेसिकली प्लानिंग के अंदर वो प्लान्स को क्रिएट करते हैं। और प्लान को क्रिएट करते हैं तो कितने तरीके के प्लान हमें बनाने पड़ते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाए या फिर कौन बनाए तुम्हारे पास, लोअर लेवल बनाए या फिर मिडिल लेवल बनाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें हर तरीके के लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सारे प्लान्स को कवर अप करना है। तो वी हैव अराउंड 8 टाइप ऑफ प्लान्स, जो या तो टॉप लेवल या तो मिडिल लेवल या तो लोअर लेवल मैनेजर्स क्रिएट करते हैं while performing their duties। ठीक है, और ये टॉपिक लिटरली इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से केस स्टडी हर बार देखने को मिलती है, हर बार। 1 मार्कर में भी आती है, 6 मार्कर में भी आती है, बट आएगी जरूर। ठीक है, सिंपल सा केस स्टडी मिलेगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं कुछ केस स्टडीज भी आपके साथ सजेस्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम केस स्टडीज कवर करेंगे सारी की सारी, जहां पे देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वाले प्लान की बात की जा रही है। तो पहले काम करते हैं, जितने भी आपके प्लान अवेलेबल है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ प्लान कितने हैं, 8। ठीक है, तो 8 काइंड ऑफ प्लान हमारे पास अवेलेबल है, जिनको आप पढ़ के समझ सकते हो और उनको याद रख सकते हो। तो क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है? सबसे पहला जो प्लान रहेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्लान को समझते हैं पहले कि ऑब्जेक्टिव प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब कभी भी हम कोई भी नया टास्क करते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो क्रिएट करते हैं ना प्लान के अंदर। तो अगर मैंने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया जो कि मेरा क्या है, एक फ्यूचर डिजायर है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज द एंड रिजल्ट। भैया हम चाहते क्या है, उस चीज के लिए हम अगर प्लान बना रहे हैं तो वो क्या है मेरा, एक तरीके का ऑब्जेक्टिव प्लान की बात की जा रही है, विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। जो मैनेजमेंट चाहती है करना, किससे, बाय द ऑपरेशंस। जो भी वो काम करेगी अपने ऑपरेशंस में, जो भी काम किए जाएंगे, एक्शंस लिए जाएंगे, वो एक एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए लिए जाएंगे। और इसको करने के लिए हम जो प्लान बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव प्लान्स। आगे, दे हैव बी डिजाइंड एज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। हम एक फ्यूचर पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। जैसे मुझे पता है कि आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने बोला सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तुम लोगों के साथ, कि भैया मुझे सबके 80 आउट ऑफ 80 लेके आने, चाहे वो अकाउंट हो चाहे वो इको।
मेरा ऑब्जेक्टिव ये और उसके लिए हम लोग प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं। तो मैंने अपना प्रॉपर प्लान किया हुआ कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टाइम तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर टाइम तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, बीच में ये टेस्ट शेड्यूल करने हैं, ये असाइनमेंट रखने हैं, बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 बार रिवीजन कवर अप करना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो मेरे लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक एंड रिजल्ट, जैसे आपका फाइनल का रिजल्ट आएगा वहां पे 80 आउट ऑफ 80 दिखना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो क्या है, फ्यूचर की एक पोजीशन है जो डिजायर्ड पोजीशन बोली जाती है। तो फ्यूचर की पोजीशंस को अचीव करने के लिए जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आप प्लान वगैरह बनाओगे, उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लान। आगे क्या लिखा है, फ्यूचर पोजीशंस दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, काफी सारी अलग अलग यूनिट्स हमारे पास देखने को मिलती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं। लाइक आपको बोला कि मुझे एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, तो एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए एक सब्जेक्ट से तो पार पड़ेगी नहीं आपकी। कितने सब्जेक्ट चाहिए आपको, हर एक सब्जेक्ट में अराउंड आपके 98% के आसपास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज अगर देखा जाता है वहां पे, तो ऑन एन एवरेज आपके 98% मार्क्स तब बनेंगे जब किसी में 95 है, किसी में 99 है, किसी में 100 है, किसी में 96 है, किसी में 97 है। लेकिन सबका एवरेज अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा, 98% से ऊपर निकलना चाहिए, तब जाके आपको एक एसआरसीसी अच्छा कॉलेज देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, बड़े टॉप कॉलेजेस में चाहिए तो इतना परसेंटेज क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा आपको। 97 से नीचे एसआरसीसी में नंबर वैसे भी नहीं आता। ठीक है, कट ऑफ इतनी हाई जाती है। अच्छा, अब आ जाओ बात कि इसको पूरा करने के लिए आपके पास कितने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट अलग है, इको का सब्जेक्ट अलग है, बीएसटी अलग है, मैथ्स अलग है, आपके पास इंग्लिश अलग है। हर किसी को पूरा करने के लिए क्या सेम ऑब्जेक्टिव लगेगा, नहीं। सबके लिए सेम प्लान यूज कर सकते हो आप। क्या जितने घंटे आपने अकाउंट्स को दिए उतने ही घंटे आप सोचोगे इंग्लिश को दिए जाएंगे तो काम चलेगा, हो सकता है इंग्लिश कम में भी काम चल जाए। ठीक है, मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, शायद अकाउंट से भी ज्यादा निकालना पड़ेगा टाइम फ्रेम। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अपने लिए अलग अलग प्लान्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। क्लियर, तो क्या लिखा हुआ है आपका कि अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अपने अलग से ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे और उनके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर। अब जो स्पेसिफिक टर्म है वो हो सकती है आपकी किस बेसिस पर, जिसे आप क्वांटिटेटिव टर्म बोल सकते हो, मतलब क्वांटिटी में होगा 20, 50, 100, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि कंपनी ने क्या बोला, एक क्वांटिटेटिव टर्म दे दी कि भाई हमारा टारगेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस साल के अंदर 1 करोड़ की सेल को टच करना है मुझे, या फिर 10,000 यूनिट्स बेचनी है मुझे। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म दे दिए जो कि क्वांटिटेटिव टर्म है एक, या फिर परसेंटेज में भी हो सकता है क्वांटिटेटिव आपका स्पेसिफिक टर्म, कि भैया मुझे इस साल अपना जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, मुझे अपना करंट ईयर प्रॉफिट 15% से बढ़ाकर 20% तक लेके जाना है। ये भी तो स्पेसिफिक है कि मुझे 5% का जंप चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टर्म हो गया आपके पास। ठीक है, क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी मुझे अचीव करना है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का होना भी साथ में बहुत जरूरी है, तब आप ऑब्जेक्टिव बोलोगे। ठीक है, कैसे कंपनी ने बोल दिया कि हमें इस साल में 100% का जंप चाहिए। अब 100% का जंप कितने साल में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, कितने टाइम में ग्रो करना चाहते हो आप। कुछ लोगों के लिए 100% का जंप हो सकता है कि 5 साल में डबल करना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जल्दी तेज चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तेज चलना है तो अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, 1 साल में डबल चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव प्लान के अंदर हम क्या देखेंगे, 2 चीजें। पहली चीज क्या, स्पेसिफिकली प्रॉपरली क्लियर वर्ड्स में लिखा होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। दूसरा, कितने टाइम में चाहते हो, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लान का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसकी जब भी केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो एक पर्टिकुलर नंबर दिखेगा आपको कि भैया वो पर्टिकुलर नंबर की बात करेगा, या फिर वो पर्टिकुलर परसेंटेज देगा आपको कि भैया मैं ये चाहता हूं और इतने टाइम में चाहता हूं। जब आपको दोनों चीजें एक साथ देखने को मिले तो इसका मतलब कौन से प्लान की बात कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव प्लान की बात हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा लास्ट टर्म आइडेंटिफिकेशन, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो। केस स्टडी आएगा, पूरा एक पैराग्राफ लिखा होगा। तो XYZ कंपनी है, अब कंपनी क्या चाहती क्या है, अगर वो जो जो चाह रही है वो एक्सप्रेस किया गया है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स या फिर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज विद टाइम पीरियड, तब हम उस प्लान के बारे में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से वाले प्लान की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कौन सा वाला प्लान है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव प्लान देखने को मिल रहा है आपको। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, टिक मार्क लगाओगे, ऑब्जेक्टिव प्लान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या है,
कि यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, परसेंटेज या नंबर के बीच में, विद अ टाइम पीरियड। तो आपको ये देखने को मिला। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कह रहा है गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें या फिर क्या हो सकता है, इंक्रीज सेल्स टारगेट बाय 10% एक्सेट्रा। तो ये क्या स्पेसिफिक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ना आपको कि भैया मुझे 20% का रिटर्न चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं 1 साल। सेल्स में रिटर्न चाहिए, सेल्स का टारगेट क्या है मेरा कि मुझे इंक्रीज करना है सेल्स टारगेट कितना, बाय 10% विद इन 1 ईयर। ये एक टारगेट हो सकता है मेरा। ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव टाइम फ्रेम है। तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव जो है मेरे पास शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। भैया अचीवेबल भी होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने बोला मुझे कल तक ही 10% का टारगेट चाहिए, ऐसा पॉसिबल है कि मुझे सेल्स को 10 दिन के अंदर मैं चाहता हूं मेरा 10% टारगेट इंक्रीज हो जाए सेल्स का, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट शुड बी ए क्लियर एंड अचीवेबल ऑल्सो। बोलने में आसान लगे ऐसा नहीं, अचीवेबल हो ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्लास में आपका फ्रेंड है या फिर आपने और अपने फ्रेंड से मिलके आपका अच्छा खासा पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है। तो पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप में क्या होता है, अच्छा एक स्ट्रेटेजी एग्जांपल बताता हूँ। 3 इडियट देखे सबने, 3 इडियट के अंदर एक सीन है, जब एग्जाम का टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे ना सब एग्जाम में पढ़ाई लिखाई करने में लगे पड़े हैं। तो जो उसमें वो जो कौन है वो चतुर्लिंगम, वो बंदा क्या करता है, वो एक स्ट्रेटजी लगाता है जब भी एग्जाम आते हैं टॉप करने के लिए। क्या करता है भाई साहब, हर बंदे के जो भी हॉस्टल चल रहा है उन गलत काइंड ऑफ स्टफ डाल देता है ताकि वो उसमें एंगेज हो जाए और वो पढ़ ना पाए और वो टॉप कर जाए। ये क्या है, ये एक स्ट्रेटजी प्लान है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो जब कोई भी कंपनी इस तरीके का काम कर रही है, कुछ करने के लिए किसी से कंपटीशन करने की बात हो रही है और उससे आगे निकलने की बात हो रही है, दैट मींस मुझे वहां पे कौन सा प्लान बनाना पड़ेगा, मुझे एक रणनीति बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भैया वो पीछे हो जाए, बहुत आगे जा रहा वक्ता हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्टडी के अंदर कोई प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है इस तरीके की, ठीक है, ताकि आप ऊपर आ जाओ बंदा नीचे आ जाए, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। क्लियर। देखो इफ इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस, हमें क्या करना है, फ्यूचर के डिसीजन की बात की जा रही है जो प्रॉपरली डिफाइन करेगा किसका, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की बात करेगा। अब ये तो छोटा एग्जांपल था कि शॉर्ट टर्म का पीरियड था, मेरे को छोटा सा स्ट्रैटेजी बना दी, चलो एग्जाम के लिए हो गया, लेकिन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज बीएसटी क्या है, कंपनी की बात करता है, कंपनी को पढ़ना है। तो कंपनी को अगर कोई भी टारगेट अचीव करना और वो लॉन्ग रन का टारगेट है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, ये अभी थोड़े टाइम की बात है, रिसेंट एग्जाम्पल एकदम। जोमेटो सबको पता है, जोमेटो एक नए बिजनेस में एंटर कर रहा है अभी रिसेंट। उसने प्लान किया है कि उसने ऐसी न्यूज बेसिस पढ़ता रहता हूं, तो एक न्यूज आई है कि वो प्लान कर रहा है एयर बस के लिए। अभी एयर बस क्या है, बस उड़ाएगा वो हवा में शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, 1000 किलोमीटर तक का प्लान है केवल उसका, कि हम फ्यूचर में इस तरीके का बिजनेस में एंटर करने वाले हैं जिसमें क्या होगा, वो पैसेंजर्स को एक जगह से पिक करेगा और एक 1000 किलोमीटर के रेंज के अंदर अंदर जाके ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब ये प्लान उसने क्यों बनाया, स्ट्रैटेजी क्यों बनाई, क्योंकि फ्यूचर में उसे कुछ अचीव करना है। अब ये ओवर द पीरियड तो नहीं होगा ना, आप उठे 6 महीने बाद आपको बसेस मिल रही हैं, पॉसिबल है नहीं, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसने बोला कि भैया जैसे एयर में अगर आपको बाय प्लेन ट्रेवल करना है तो टिकट बहुत कॉस्टली होती है। उसका सिंपल सा रीजन इसलिए क्योंकि उसको जिस एयरपोर्ट पे वो उतरेगा उसका मेंटेनेंस चार्जेस इतना ज्यादा है, इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, प्लस टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है। गवर्नमेंट अप्रूवल का ही वेट है, अभी गवर्नमेंट अप्रूवल का ही वेट है। उसने केवल प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई है कि इस तरीके की चीजों को हम ओवरकम करेंगे, ताकि क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर एरिया में कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एयर टैक्सी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, काफी बीच में एक न्यूज वगैरह आई थी एयर टैक्सी चलने लग जाएंगे, बट एयर टैक्सी में 4 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, वो ड्रोन सिस्टम ही एक तरीके का है, ठीक है। एयर टैक्सी में दिक्कत है कि वो इलेक्ट्रिक होगा, पूरा इलेक्ट्रिक होगा तो रेंज थोड़ी कम देखने को मिलेगी, 100 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, बट वो किसकी बात कर रहा है, वो बस की बात कर रहा है 24 पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ, ठीक है। अब उसका प्लान ये है कि भैया मुझे एक पर्टिकुलरली स्टेशन बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट रनवेज बनवाएगा वो, शॉर्ट रनवेज के अंदर 24 सीटिंग्स का प्लेन लेके जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, कोई चेकिंग वगैरह कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, आप जाओ नॉर्मल जैसे बस में ट्रेवल करते हो, एक प्रॉपर बस स्टैंड बनेगा, वहां पे वो आएगा, आप जाओ चढ़ो और सीधा अपने लोकेशन पे पहुंच जाओ। वेटिंग टाइम को रिड्यूस किया गया, वेटिंग टाइम रिड्यूस हो, कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे एयरपोर्ट अवेलेबल है वैसा कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये केवल और केवल प्लान है ताकि बाकी लोग इसमें नहीं घुस पाए, अभी हम इसमें घुसना चाहते हैं। तो इस तरीके की प्लान कर रहे हैं कि नया बिजनेस में एंटर करने की। तो ये क्या एक तरीके का ये स्ट्रैटेजी है कि हमें कैसे उस चीज को कैसे उस मार्केट को कैप्चर करना है। क्लियर? तो क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, लॉन्ग गोल को अचीव करने के लिए क्या बनाया जाता है, ये प्लान बनाया जाता है फ्यूचर में। कह रहा है आर स्ट्रेटेजी प्लान कौन से होते हैं, आर दोस प्लान्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर किए जाते हैं किस बेसिस पर, टू फेस वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस मिलेंगी, कुछ डर मुझे देखने को मिलते हैं, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मिल गया अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड। तो अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में अगर है उसको कैसे जल्दी ग्रैब किया जाए उसके लिए एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, या फिर कुछ डर है आपको फ्यूचर में तो डर को कैसे ओवरकम करना है। फ्यूचर में कुछ अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मेरा शेयर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नई नई स्ट्रैटेजीज निकालनी पड़ेगी। और एग्जांपल, रियल एग्जांपल, आदित्य बिरला सब जानते हैं, एशियन पेंट्स को सब जानते हैं। एशियन पेंट्स अब तक मार्केट में एक लीडर के तरीके से काम करता था जब तक बिरला ओपस नहीं आया था तब तक। जैसे ही बिरला ओपस आया उसने इतनी तगड़ी मार्केटिंग करी, वो दिखाने लग गया इस तरीके, डायरेक्टली उसने एशियन पेंट्स का नाम नहीं लिया था। वो कहता जो पुराना है वही अच्छा है, नहीं भैया जो पुराना है वो अच्छा नहीं, जरूरी नहीं पुराना अच्छा हो, ओपस भी यूज करके देखो वो भी अच्छा है। तो बिरला ओपस के इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट से क्या हुआ, जो शेयर मार्केट, जो शेयर मतलब मार्केट शेयर जो एक तरीके से आदित्य उसके पास था, एशियन पेंट्स के पास था, वो किल करना शुरू कर दिया किसने, ओपस ने। ठीक है, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इस चीज से बचने के लिए क्या किया, थ्रेट आ गया, तो नया एक बड़ा कंपटीटर मार्केट में आया, थ्रेट मिला किसको, एशियन पेंट्स को। तो एशियन पेंट्स ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए क्या किया है मार्केट के अंदर, अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट अपने जो सप्लायर्स हैं उनको बड़े बड़े टारगेट देने शुरू कर दिए, बड़े बड़े ऑफर देने शुरू कर दिए और डायरेक्टली धमकाना शुरू कर दिया कि आप अगर उसका प्रोडक्ट बेचोगे तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी देना शुरू कर दिया था। और इस तरीके की कंप्लेन बिरला ओपस ने डाली सीधा सीसीआई के पास, और सीसीआई ने सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी एशियन पेंट्स के ऊपर कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में लाना सबका काम है। ऐसा नहीं है ना कि आप ही लीडर बन के बैठे रहोगे हमेशा। अगर कोई नया बंदा मार्केट में आ रहा है तो उसे भी शेयर मिलना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन करो ना आप दूसरे को डरा धमका कर आप दूसरे बंदे का शेयर कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन गलत स्ट्रैटेजी से उसने प्लान किया, वो गलत है। क्लियर, समझ में आया स्ट्रैटेजी क्या होती है। नेक्स्ट, when the manager of an organization prepare a new strategy for business, जब भी कोई मैनेजर क्या करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर कुछ स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो प्रिपेयर की जाती है किसके लिए, टू रिस्पॉन्ड द स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपटीटर, जो एशियन पेंट्स ने किया था, बट वो गलत किया था। ठीक है, तो अगर आप इंटरनल चीजों को सुधारने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रैटेजी प्लान। लेकिन अगर आप आउटसाइडर जो कंपटीटर बैठा है मार्केट के अंदर उससे डील करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्डिंग योर कंपटीटर। ठीक है, देन सच स्ट्रैटेजीज आर नोन एज एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज। जैसे जोमैटो ने प्लान किया कि मैं अपना जो डिलीवरी टाइम है उसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उसे समझ में आता है कि लोग बड़े आलसी हैं। और सच मान लो हम है आलसी, मानते हैं हम तो इंडियन है आलसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जोमैटो को नजर आई। वो कहते हैं ये भूखे इंसान है, इनको भूख लगी है लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, इसीलिए काम करो इनके घर तक सामान पहुंचाओ और जल्दी पहुंचाओ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई हम रिड्यूस करेंगे डिलीवरी टाइम को, कितने, 20 मिनट तक कम करेंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, उसको करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बोल दिया और हो गया काम। क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, इन लोगों ने चेक किया क्लाउड किचन आसपास कितनी है, हमारे सब जो एरियाज अवेलेबल है उन एरियाज में क्लाउड किचन को आइडेंटिफाई किया और उनको सबको अपने पास रजिस्टर करवाया और बोला कि जैसे ऑर्डर आएगा हम आपके पास ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे और आप जाके ऑर्डर आप अपने हमारे कस्टमर से पहुंचा देना, बीच में जो कट आएगा वो आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अभी बीच में ना ये द्वारका में ना रामफल चौक है, पता है सबको, बताइए। किसी से अंदर हम गली में अंदर जाते हैं तो वहां पे ना एक हंग्री बाइट्स करके एक मोमोज वाला है, फास्ट फूड आइटम मिलता है उसके ऊपर, हंग्री बाइट्स नाम है उसका, न्यूली आइटम है। तो मेरे भाई ने ना एक रात को ऐसे ही ऑर्डर किया, मोमोज मंगाया उसने, क्रंची पता नहीं क्या मंगाया था उसने। तो कह रहा भाई ये मोमोज उसको मिले थे 230 रुपए के, 230 रुपीज के आसपास का मोमोज का पैकेट मिला, उसमें मिले 6 पीस के। ठीक है, उसे अच्छे लगे, उसने क्या किया,
अब उसने जब वो गया, वो कहता हम दोबारा चलते हैं, वहीं जाएंगे खाने के लिए। तो वहां जाके जब हम पहुंचे तो उसकी एग्जैक्ट प्राइस थी 150 रुपए, प्लस 6 पीस नहीं थे उसमें, उसमें 8 पीस अवेलेबल थे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, देखो बंदे ने, कंपनी ने आपके घर तक सामान पहुंचाया, तो कस्टमर को देने के बाद जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसके पास भी तो कुछ बचना चाहिए, और कंपनी खुद भी कमाएगी। तो कंपनी खुद क्या कमा रही है, जो 80 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए बीच में, उस वो प्लस 2 मोमोज की भी तो कॉस्ट कटेगी, वो भी तो कंपनी सेव कर रही है। तो ये पूरा सेविंग हो गया एक तरीके से। इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर पे कंपनी ने भी कमाया, जो वेंडर है उसने भी कमाया। तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी का ही प्लान है कि किस तरीके से हम लोग प्लान करें, किस तरीके से हम अपने मेन्यू कार्ड को डिजाइन करें, ताकि कस्टमर तक भी, कस्टमर भी खुश हो जाए और कंपनी भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। स्ट्रैटेजी का जो पार्ट, ये आपका छोटा सा पार्ट है आपका। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में क्लियर हुआ, आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसके लिए एक प्लान क्रिएट किया। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। अब स्ट्रैटेजी प्लान को थोड़ा सा और डिफाइन करने, क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली कि आपको क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर केस स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे। अब तो डिटरमाइनिंग एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात होगी हमेशा, कि आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान नहीं करने वाले, लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव करना चाहते हो उसके लिए प्लान करोगे आप। नेक्स्ट, एक अडॉप्ट करोगे क्या, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक ऐसी नई चीज इनोवेट करोगे जो किसी और ने नहीं करी है, तो ऐसा कुछ आपको इन्वेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा एलोकेटिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ताकि आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आपको अपनी केस स्टडीज में देखने को मिल रही हैं, तो आपको क्या लगाना है, सिंपल स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है, व्हेन एवर स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड, जब भी हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे मतलब, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आज बैठ के जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, तो काफी सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, शिफ्ट कर रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो काफी सारी कंपनीज क्या प्लान कर रही है, आज के लिए प्लान कर रही है, वो प्लान कर रही है अगले आने वाले 10-15 सालों के लिए, कि भैया 10-15 सालों में आगे आने वाला सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होने वाली है, बैटरीज की होने वाली है। बैटरीज के अंदर जो केमिकल लगता है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स लगता है, उनकी ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो जितने ज्यादा इन चीजों के ऊपर काम करेगा बिजनेस, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है किसके लिए प्लान हो रहा है, हमें उससे रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके, सरकार की पॉलिसीज पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार किस तरीके की पॉलिसीज निकाल रही है, ताकि उनका फायदा लेके हम अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सके। बिकॉज सरकार अभी निकाल रही है, चीजें कर रही है इस तरीके की। ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, 1 तारीख से आपको पता लगा अभी कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है या फिर डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट हो गया। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मुझे पता लग रहा है इकोनॉमिक सरकार भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा बंदे या तो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाओ, तो कहां शिफ्ट हो जाओ, ईवी पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, पेट्रोल डीजल गाड़ी को वैसे ही पेट्रोल नहीं मिलने वाला। अभी तो पेट्रोल गाड़ियां जितनी ज्यादा मार्केट से निकलेंगी, तो लोगों को लगेगा अब नेसेसिटी है, और लोगों को ये नजर आएगा फ्यूचर तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही है, तो अननेसेसरी 10 लाख केवल जो भी नई गाड़ी में पैसा डालना है वो अगले 10 साल के लिए ना डाल के उससे लॉन्ग टर्म के लिए डाल लिया जाए, तो ईवी खरीद ली जाए। ठीक है, तो सरकार की पॉलिसीज हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फॉर एग्जांपल अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंपनी ने क्या किया, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप की है टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। कंपनी ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को पूछना है, कैसे, कह रहा है हु आर द कस्टमर्स। स्ट्रेटेजी बनाते टाइम हम क्या देखेंगे भैया, पहले ये देखेंगे किसके लिए बना रहे हो, बिजनेस की बात हो रही है तो कस्टमर्स कौन है, आपको ये भी तो जानना पड़ेगा स्ट्रेटेजी डेवलप करने से पहले, क्योंकि बिजनेस का मतलब कस्टमर्स। तो किसके लिए, किसके ऊपर आप प्लान करने वाले हो, तो आपको ये जानना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन है। दूसरा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, डिमांड चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी यूज्ड, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज करने वाले हो, मुझे वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा मेरी प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखी जाएगी ताकि मेरे कंपटीटर्स में मेरा एक थोड़ा वैल्यू बन जाए, कंपटीटर्स उस पर्टिकुलर प्राइस को बीट ना कर पाए। चाइना आज के टाइम में डोमिनेट मार्केट है, सबको पता है, तो चाइना से तुम कुछ भी बोल लो, क्या बनाना है, बोले हम सब बना देंगे, तुम जो रेट बोलोगे वो बना देंगे, उस रेट में बना देंगे, लेकिन क्वांटिटी हमारे हिसाब से होगी। तुम बोलोगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपए में बना दो, बना देंगे, लेकिन इसके बाद आपको 100 रुपए की क्वांटिटी तब मिलेगी जब 1000 क्वांटिटी खरीदोगे। वो बोलेंगे 100 से सस्ती बना सकते हो, बना सकते हैं, कितने बना, 50 रुपए बनानी, बिल्कुल बना देंगे, बट क्वांटिटी कितनी होगी इस बार, 1000 नहीं 5000 हो जाएंगी।
वो मना करते ही नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी है सिंपल सी, कह रहे ज्यादा क्वांटिटी बना दो, इतनी ज्यादा कि फिक्स कॉस्ट अपने आप कम हो जाए, कि फिक्स कॉस्ट स्टेबल है ना, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उनकी प्राइसिंग टेक्निक को वो बीट कर जाते हैं और अपना प्रोडक्ट को सेल आराम से कर देते हैं कहीं भी, ठीक है। तो चाइना मार्केट इस तरीके डोमिनेट करता है, ठीक है, वो उनकी स्ट्रैटेजी एक तरीके से काम करती है। नेक्स्ट, अभी जैसे यूएस की मार्केट है, यूएस की स्ट्रैटेजी है कि यूएस के ऊपर पता है कितना कितना कर्जा है, सबसे ज्यादा $3 ट्रिलियन का कर्जा उसके ऊपर, $3 ट्रिलियन का कर्जा लेके बैठा यूएस, ठीक है। अब इस कर्जे को कम करने का वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, टैरिफ। क्या दूसरे देशों में सामान हम बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे देश हमारे देश के अंदर सामान बेचना चाहते हैं तो उनके ऊपर टैरिफ ठोकने में लगा पड़ा, क्या टैक्स दो, टैक्स दो पहले, हमें टैक्स दोगे तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना सामान हमारे पास बेचो। और यूएस एक वेल डेवलप्ड नेशन हमारे पास है, इतना तगड़ा नेशन है, हर इंसान का सपना है, हर बिजनेसमैन का सपना है कि वो कहां पे जाके बिजनेस करे, यूएस के अंदर, बिकॉज प्राइसिंग बड़ी अच्छी है। जो सामान यहाँ 100 का बिकता है वो वहां 500 का बिक जाता है आराम से। लेकिन सरकार क्या बोलती है, आपको हमारे मार्केट में आना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितने का सामान आप यहाँ बेच रहे हो उसमें कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स हमारे पास देना पड़ेगा। एक कंपनी के अभी रिसेंट न्यूज है, कल की न्यूज है, वियतनाम कंट्री है, वियतनाम कंट्री पहले जब कोई भी सामान यूएसए में बेचती थी तो 40% का टैक्स लगता था, 40% के आसपास का, ठीक है। और यूएस जो वियतनाम में बेचता था तो कोई टैक्स ही नहीं लेता था। अब उसने अपने मार्केट पोजीशन का इस्तेमाल किया कि भैया मैं तो एक अच्छी मार्केट हूं, ठीक है, और मेरी मार्केट को हर बंदा यूज करना चाहता है, तो इसलिए काम करो, अब से आप हमारे देश में सामान बेचोगे तो 20% टैक्स दोगे, लेकिन हम आपके देश में सामान बेचेंगे तो टैक्स ही नहीं देंगे, 0% टैक्स। दैट मीन्स खर्चा कुछ नहीं, लेकिन सामने वाला देश जब तुम्हारे देश में सामान बेचेगा तो कितना परसेंट टैक्स कमाएगा, 20% टैक्स कमाएगा। बेनिफिट ही है ना, फायदा मिला। तो वो क्या है, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, वो देखा उसने कस्टमर कौन है, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिमांड किस चीज की ज्यादा है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन रखने वाले हैं हम लोग, और प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहने वाली है अकॉर्डिंगली। तो ये स्ट्रेटेजी का प्लान है। एग्जांपल में क्या लिखा है इसके अंदर, जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो पार्टनर्स विद क्लाउड किचन, इसका एग्जांपल ये मैंने आपको दिया था, विद हाई डिमांड जोन्स, जहां पे भी डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, 20 मिनट्स डिलीवरी का एक टारगेट सेट किया और अपनी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी और वहां पे काम करना शुरू कर दिया। क्लियर, ठीक है। इट्स ब्रॉड प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाओ, पॉलिसी। अब देखो पॉलिसी का सिंपल सा मतलब होता है, पॉलिसी में क्या होता है कि मैनेजर क्या करते हैं, हर कंपनी के अंदर हर बंदा काम कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन काम को करने के लिए ना एक पॉलिसी डिजाइन कर रखी है। आपके स्कूल्स के अंदर एक पॉलिसी फ्रेम कर रखी है कि जो भी बच्चा आएगा स्कूल के अंदर वो एक यूनिफॉर्म में आएगा, ये पॉलिसी है, बिना यूनिफॉर्म के नहीं आ सकते, ठीक है। आईडी कार्ड पहन के आएगा, ये भी पॉलिसीज है, ठीक है। काफी सारे कंपनीज के अंदर लगा होता है प्रॉपर लोगो, एक टैग लगा रहता है, क्या लगा रहता है, नो स्मोकिंग, मतलब एक पॉलिसी बना रखी है कि भैया ऑफिस के अंदर कोई भी स्मोक वगैरह नहीं करेगा, ये क्या है, ये पॉलिसी है। एंड हर बंदे को ये पॉलिसी फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो पॉलिसी कौन बनाएगा, कौन सा मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल हमेशा। तो पॉलिसीज ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और पॉलिसीज एक तरीके की गाइड का काम करता है, गाइडेंस, कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है तो मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्कूल की ड्रेस बाहर भी पहन के घूमते हो, उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर पॉलिसी काम करेगी ना, बाहर तो काम नहीं करने वाली। सिमिलरली मैनेजर्स के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट है उनका, कि भैया आप अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। दैट मींस एक तरीके का गाइडेंस है वो, ठीक है। किसी शॉप के बाहर आपने देखा होगा ओनली कैश नो क्रेडिट, इसका मतलब आप अगर उस दुकान से सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको कैश ही देना पड़ेगा, हम उधार नहीं लेते। तो इसका मतलब मैंने टॉप लेवल ने मैनेजमेंट को क्या सिखाया कि आप अपना दिमाग मत चलाना, हमने पॉलिसी बना दी किसी को माल उधार में नहीं बेचा जाएगा। तो पॉलिसी एक तरीके से क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है, एज अ मैनेजर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है। कोई बंदा आपसे आर्ग्यू करता तो आप क्या बोलते हो, सर इट्स अ पॉलिसी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना रखा है एंड वी नीड टू फॉलो, सिंपल हो गया। तो पॉलिसी प्लान क्या करता है हमेशा, पॉलिसी प्लान आर जर्नल स्टेटमेंट्स जो कि गाइड करती है, क्या गाइड थिंकिंग और चैनलाइज करती है एनर्जीज को टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। भाई देखो
एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब भैया मुझे अगर कोई पॉलिसी बना दी गई है तो मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई कस्टमर बोल रहा है सर कल एक दिन की तो बात है, दे दो उधार में सामान, तो क्या बोलेंगे भैया बहस मत करो, पॉलिसी है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई ना, समझाने नहीं पड़ेगा मुझे उसे, अदरवाइज वो बहस करता रहेगा। तो अगर पॉलिसी बना दी गई है तो पॉलिसी बन गई है और उसे सबको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, जाओ कहीं और सामान ले लो। वी हैव अ पॉलिसी और हमें इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल एंड क्लियर कट। नेक्स्ट, दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन। तो मैनेजर जो भी एक्शन लेगा उनको एक गाइड की तरह मिलता है इसके अंदर, कि उनको गाइड करता है कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करना है और डिसीजन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह के ही आपको लेने हैं। डिसीजन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनको इंप्लीमेंट करते टाइम, स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करते टाइम आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अपने एक्शंस उसके अकॉर्डिंग ही लेने हैं। देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल द लेवल्स, हर एक लेवल के लिए पॉलिसी बनी हुई है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम मेजर पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसी। देखो मेजर पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसीज क्या होता है? मेजर पॉलिसीज का मतलब नीचे मिलेगा आपको, देखो क्या होता है, मेजर पॉलिसीज आर ऑल, आर फॉर ऑल टू नो। ठीक है, ये क्या है? सभी के लिए अवेलेबल है। दैट इज कस्टमर्स को पता होना चाहिए, क्लाइंट्स को पता होना चाहिए, कंपटीटर्स को पता होना चाहिए। लेकिन अगर माइनर पॉलिसीज की बात करें तो माइनर पॉलिसीज केवल और केवल एप्लीकेबल होती है किसके लिए? इनसाइडर, अपने खुद के अंदर की बाउंड्रीज के लिए पता होना चाहिए भैया ये पॉलिसी है, दैट्स इट। ठीक है, तो मेजर पॉलिसीज सब के लिए है, माइनर पॉलिसीज अंदर के लोगों के लिए होती है बस। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिसीज जो डिफाइन करती है क्या? ब्रॉड पैरामीटर्स, क्योंकि पॉलिसी में क्या होता है, एक पैरामीटर डिजाइन, आपका डिजाइन है ना कि ये मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, पॉलिसी केवल इसके अंदर ही काम करेगी, बाहर काम नहीं करेगी। ठीक है, पॉलिसी बना रखी है कि गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में बैठने के लिए भैया सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, ये पॉलिसी है। अब सीट बेल्ट बाहर थोड़ी लगा तो घूमते फिरोगे आप? नहीं, सरकार ने बोला सीट बेल्ट लगाने का, पागल है, उसकी बाउंड्री है, गाड़ी के अंदर बैठोगे तो सीट बेल्ट फॉलो करनी है। ठीक है, वो है क्या है, बाइक पे चलोगे तो हेलमेट लगाना है, ये पॉलिसी बना रखी है सरकार ने। अब तुम बाइक पे बैठे नहीं हो, घर में भी हेलमेट पहने घूम रहे हो, सड़क पे चल रहे हो तो भी हेलमेट पहने घूम रहे हो, तो पागल ही बोलेगा ना इंसान। क्यों? क्योंकि उसका एक दायरा है, लिमिटेड। जब भी आप ड्राइव करोगे यू नीड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी क्या करता है? एक ब्रॉड पैरामीटर दे देता है विद इन विच मैनेजर कैन फंक्शन, जिसके अंदर ही रह के मैनेजर को काम करना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकता उसके। अच्छा, पॉलिसीज को क्या है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन आएगी हम अपनी पॉलिसीज को बदल सकते हैं कि भैया अब ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम उन पॉलिसीज को कभी भी चाहे तो उन्हें चेंज कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट आएगी तब। जैसे जोमेटो ने निकाला हुआ है पॉलिसी कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे रिफंड चाहिए, किसका? फॉर डिलेड ऑर्डर्स का, ऑर्डर डिले हो रहा है तो हम सीधा रिफंड कर देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, बिना क्वेश्चन पूछे कि सामने वाले क्वेश्चन, किसी कस्टमर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सर ऐसा है वैसा हुआ, कस्टमर ने बोला सर ऑर्डर डिले है, कस्टमर ने बोला प्रोडक्ट खराब आया था, ठीक है सर रिफंड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पॉलिसी बना दी गई है, हम वेंडर से नहीं पूछेंगे जाके कि भैया तेरा ऑर्डर डिले हुआ क्या हुआ, नहीं भैया जोमेटो ने पॉलिसी क्रिएट कर रखी है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, इट्स एन आउटलाइन। पॉलिसी में क्या होता है? एक तरीके की आउटलाइन क्रिएट कर दी गई है फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिकरिंग सिचुएशंस, बार बार सिचुएशन। पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है? पॉलिसी कौन सा प्लान है, स्टैंडिंग या फिर सिंगल? स्टैंडिंग। सिंगल कैसे हो गया? एक बार बना दिया, बार बार यूज हो रहा है ना। अब हेलमेट पहनने के लिए आप पूछते हो दोबारा, एक बार पहन लिया चलो हो गया, दोबारा पूछने जाओ सरकार से एक बार चेक कर लो नई पॉलिसी क्या आई है, बार बार आपको पहनना पड़ेगा ना। पॉलिसी एक बार फ्रेम कर दी गई, खत्म बात। स्कूल में ड्रेस पहन के जाते हो, एक पॉलिसी बना दी गई स्कूल में ये वाली ड्रेस पहन के आनी है, तो बार बार डेली बेसिस पे वही ड्रेस पहन के आनी है। तो वो क्या है? एक स्टैंडिंग प्लान है आपका, रेगुलर बेसिस रूटीन बेचर पे यूज हो रहा है। क्या लिखा है? रिकरिंग सिचुएशन। रिकरिंग मतलब क्या लिखा, समझाया था आपको? रिपीटेड, जो सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं उन्हें हम के लिए हम क्या बनाते हैं? पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर प्लान कौन से होते हैं? देखो, प्रोसीजर प्लान की बात करते हैं। प्रोसीजर प्लान जनरली ना स्टेप वाइज स्टेप जो काम आप कर रहे हो उसके लिए प्लान बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको चाय बनानी है, चाय बनाने का प्लान क्या है? प्रोसीजर है, तरीका है ना एक। आप गैस जलाओगे, फिर उसके बाद पैन रखोगे, फिर पानी डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे, फिर मिल्क डालोगे। इसी तरीके से बनता है ना। किसी भी डोमिनोज में जब आप जाते हो खाना खाने के लिए, तो डोमिनोज में पिज्जा बनाने की भी पॉलिसी है। डो लिया जाएगा, लिया जाने के बाद उसको प्रॉपरली इसको स्प्रेड करेंगे तरीके से,
फिर उसमें छेद करेंगे, फिर उसके ऊपर जो भी सॉस लगाना है वो सॉस लगाएंगे, फिर टॉपिंग्स वगैरह डाली जाएंगी, देन उसके ऊपर उसको एक प्लेट के ऊपर रखा जाएगा और प्लेट उठा के सीधा ओवन के अंदर डाली जाती है। ये एक प्रोसीजर है। दैट मीन्स प्रोसीजर में हमेशा एक चीज नोटिस करना, एक बार पहला स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये एक तरीका है। इस तरीके को बार बार फॉलो करना पड़ेगा और वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अगेन, प्रोसीजर इज द स्टैंडिंग प्लान या फिर सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि एक बार प्रोसीजर बना दिया यू नीड टू फॉलो दिस, तो ये ऐसे 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 ही करना है। आप कभी भी अगर सोच के देखो, अगर पिज्जा बनाने का जो प्रोसीजर है अगर उसको मिक्स कर ऊपर नीचे कर दिया जाए तो बनेगा? प्लेट बिना डो लगा सीधा उठा के ओवन में डाल दी, खा लो पिज्जा जाके, ठीक है, फिर क्या होगा? वो प्लेट ही बुन जाएगी, खा लो पिज्जा, ठीक है। तो क्या होगा? प्रोसीजर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्टेप को सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है? प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स। प्रोसीजर क्या है? एक रूटीन स्टेप है हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटी। इसकी भैया काम करना है, ठीक है, कैसे करना है उसका एक तरीका है, एक रूटीन है, उसको बार बार आपको कैसे करना है। दे डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर। एग्जैक्ट मैनर बताया जाता है कि भैया आपको जो काम करना है वो किस तरीके से करना है, वो प्रॉपर एक तरीका बताया जाएगा। जब भी प्रोसीजर बनाया जाएगा प्रोसीजर प्लान के अंदर, ये आपको एक स्पेसिफाइड क्या देगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस, एक के बाद दो, दो के बाद ये वाला फॉलो करो, इसके बाद ये वाला फॉलो करो, इसके बाद ये वाला फॉलो करो, एट लास्ट आपका जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा। दैट मींस फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, काम पूरा हो जाएगा आपको लास्ट में जाके। बट प्रोसीजर यही है, एक पहले ये करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब जाके आपका सही काम सही तरीके से पूरा हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। पॉलिसी जो है और प्रोसीजर जो है वो इंटरलिंक्ड है। कैसे? पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है वो इंटरलिंक्ड है। कैसे? पॉलिसी एक तरीके का क्या है? एक गाइडलाइन है, एक पैरामीटर एरिया है, उसके अंदर जो काम किया जाएगा उसी को प्रोसीजर कहा जाता है। तो जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक काम डिसाइड नहीं होगा। इसीलिए क्या है? पॉलिसीज हमेशा इंटरलिंक्ड है। वो पॉलिसी जो बनाई जाएंगी वो हमेशा प्रोसीजर से इंटरलिंक देखने को मिलती है। तो क्या लिखा है? प्रोसीजर्स जो है वो स्टेप्स को डिसाइड करता है जो किए जाएंगे कहां पे? आउट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बना दिया गया पॉलिसी का, उसको उसमें रहकर ही आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं पिज्जा बनाने के लिए आप बाहर वाले किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ सेम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कि उसका प्रोसीजर अलग है काम करने का। और अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए जाएंगे वो वहीं पे ही मिलेंगे आपको। जो रेसिपी है, जो सॉसेस वगैरह मिलेंगे वो सब वहीं मिलेंगे आपको, बाहर तो मिलेंगे नहीं। और उनको परफॉर्म करने के लिए आप अंदर भी नहीं जा सकते, ठीक है, बाहर काम कर नहीं सकते, तो अंदर ही आपको जाना पड़ेगा वो पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, तभी आप उसका काम को कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जोमैटोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हैंडल करने का किसको? डिलेड ऑर्डर्स। क्योंकि ऑर्डर अगर डिले हुआ है तो पहले मैं क्या करूंगा? मुझे एक कंप्लेन मिलेगी, पहला काम क्या है? रिसीव कंप्लेन। कंप्लेन रिसीव करो, उसके बाद क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कस्टमर जो बोल रहा है वो सही है भी या नहीं है। कस्टमर ने बोला वापस कर दिया, ऐसा होता है ना भाई, चेक करो, इतने ही पागल नहीं है कंपनी वाले। चेक करेंगे भैया कस्टमर का प्रोडक्ट जो भी फूड है वो बंदा कब लेके निकला और कब पहुंचा, उसको चेक किया जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रिफंड को अप्रूव करेंगे। तो प्रोसीजर बना रखा है, हम डायरेक्टली ये चेक किया, कंप्लेन रिसीव की और रिफंड कर दिया, ना ना ऐसा नहीं। कंप्लेन रिसीव की, सेकंड स्टेप पे आओ, टाइम वेरीफाई करो, फिर थर्ड स्टेप पे आओ, अप्रूव करो उसका रिफंड, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपके पास अवेलेबल है, तब जाके होगा। प्रोसीजर में क्या मिलता है आपको? इट डिफाइंस द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आपको देखने को मिलता है प्रोसीजर के अंदर। अब आ जाओ मेथड। बच्चे ने मैक्सिमम मेथड और प्रोसीजर के अंदर कंफ्यूज करते हैं। मेथड का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका। अगर आपको किसी काम को करने के दो तरीके अवेलेबल हैं तो उन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करोगे आप? ठीक है, उसे बोला जाता है क्या? मेथड प्लान, ठीक है। देखो प्रोसीजर जैसे एक बनाते हैं, प्रोसीजर का एग्जांपल लेता हूं अभी। आपको कल उठ के गोवा जाना है, तो गोवा जाने का प्रोसीजर क्या रहेगा? कल के लिए आपका प्रोसीजर प्लान बनाओगे आप कि भैया सुबह सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे ट्रांसपोर्ट लेंगे, 8 बजे लोकेशन पे पहुंचेंगे, अपने रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। ये हो गया आपका क्या? प्रोसीजर। इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। 5 बजे उठे, 7 बजे ट्रांसपोर्ट लिया, 8 बजे अपने लोकेशन ट्रेन पे पहुंचो, ट्रेन में जाके बैठ गए, फिर ट्रेन से ट्रेवल करोगे,
एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, लेट्स सपोज 10 घंटे के बाद आप गोवा पहुंचोगे। गोवा पहुंचने के बाद ठीक है आप कोई होटल बुक करोगे, होटल बुक करने के बाद होटल में स्टे करोगे, ये प्रोसीजर है। नाउ अब आते हैं मेथड के अंदर। इस प्रोसीजर के अंदर जो स्टेप्स आपके पास हैं, उन स्टेप्स को ईज करने के लिए, ईज मतलब आसान बनाने के लिए जो मेथड आप यूज करोगे उसको बोलते हैं मेथड प्लान। ठीक है, 5 बजे उठने के लिए कौन सा मेथड लगाओगे आप? अलार्म लगाओगे, ये आपका मेथड हो गया। ठीक है, या फिर इसको बोल दोगे, दादा दादी को बोल दोगे, मैं अपने मेरी दादी को बता दूं, मेरी दादी को ना, मेरे भाई मेरी दादी को बड़ा होता है थोड़ा ओल्ड एज पर्सन ना, उनको नींद थोड़ा कम आती है, उनको बोल दो। मेरी दादी एक बार मजे लेने के मैंने ऐसे बोल दिया दादी को, दादी मेरे छोटे भाई किसका ना कल एग्जाम है, भाई का, छोटे वाले का, 4 बजे उठा देना। मेरी दादी उठ गई 4 बजे, उठा दिया, लला उठ जा, तेरे एग्जाम है, उठ जा। वो मेरे भाई कह रहा दादी संडे है आज, वो कह रहे नहीं नहीं उठ जा उठ जा, तो हमें परेशान करने के। तो एक तरीके का क्या है मेथड प्लान का मतलब यही है कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा क्या प्लान था, 5 बजे उठे आप, 8 बजे आपको निकलना है, 7 बजे निकलना है, स्टेशन जाना है। स्टेशन जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट लोगे आप? खुद की गाड़ी से जाओगे, कैब बुक करोगे, बाइक से ड्रॉप करोगे, क्या करोगे आप? मेट्रो से जाओगे, कौन सा मेथड यूज करने वाले हो? ये सारी बातें कहां बनाओगे आप? मेथड प्लान के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आओ, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 बजे उठना, उसको कैसे मुझे अचीव करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए कौन सा वे मुझे यूज करना है, प्रिस्क्राइब्ड वे कौन सा यूज करोगे आप, उसी को क्या बोला जाता है? मेथड बोला जाता है। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब मेथड क्या है? अलग अलग हो सकता है टास्क टू टास्क। सुबह उठने का तरीका अलग होगा, पहुंचने का तरीका अलग होगा, ट्रेन में बैठने जाओगे वो तरीका अलग है, होटल बुकिंग का तरीका अलग है। तो मेथड क्या है? टास्क टू टास्क डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, कौन से मेथड को आपको यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि आप चाहते क्या हो। टाइम सेव करना है, पैसा सेव करना है, एफर्ट्स सेव करने हैं, या फिर आपको इंक्रीज करनी है अपनी खुद की एफिशिएंसी, है ना। अब आपको भैया गोवा जाना है, एंजॉय करना है, लेकिन बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या लोगे आप? जाहिर सी बात है बाय प्लेन जाओगे, बिकॉज टाइम इज मनी। लेकिन अगर आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है तो गाड़ी निकाल, सारा रोड रोड ड्राइव करते हुए जाएंगे, बढ़िया पहाड़ों वहाड़ों घूमते हुए जाएंगे, मजेदार एकदम व्यूज लेते हुए जाएंगे, जहां रास्ते में रोकेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, मौज करते हुए जाएंगे। तो ये क्या है? ये मेथड का पार्ट है। अब डिपेंड करता है ना आपका मोटिव क्या है, टाइम है, मनी है, एफर्ट्स, क्या चाह क्या रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, कौन सा मेथड आप लेने वाले हो। क्लियर? नेक्स्ट, मेथड जो होता है भैया वो फ्लेक्सिबल होता है, आपको टाइम टू टाइम चेंज करना, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज, लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर इंडक्शन प्रोग्राम। देखो ट्रेनिंग करने के लिए एक, जैसे कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आगे एक चैप्टर आएगा तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग वगैरह का, स्टाफिंग के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है एक प्रॉपर कि भैया बंदे को हम पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बुलाने के बाद उसका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में राउंड वगैरह होंगे, राउंड में उसके बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद उसकी ट्रेनिंग आएगी। अब ट्रेनिंग के टाइम पे उसको सिखाना है मुझे काम, तो ट्रेनिंग में काम सिखाने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे? 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है इन द जॉब। इन द जॉब में क्या होगा, बंदा काम करते करते सीखेगा। ऑफ द जॉब में क्या होगा, एक सेम सिनेरियो बनाया जाएगा जो बिल्कुल मिलता जुलता होगा सेम काम के, और उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी उसको कि भैया आपको ये वाला काम करना है, लेकिन ये डेमो है, ये रियल काम नहीं है। जैसे प्लेन उड़ाना सिखाना, पायलट्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है, प्लेन की ट्रेनिंग होती है, तो पहले स्टिमुलेटर पे होती है इसमें, ठीक है, पता है ना, ये एक डमी होता है, सामने स्क्रीन चलती रहती है, उसके ऊपर प्लेन उड़ाते हैं, वो तरीके से देखते हैं, अटैक करते हैं, सब चीज सीखते हैं। वो डायरेक्टली थोड़ी जंग में ट्रेनिंग करेंगे, चल ठीक है वहां फाइट हो रही, चल वहीं ट्रेनिंग के लिए चलो, पागल हो गए, मरवा देगा, ट्रेनिंग नहीं चाहिए भाई, ऐसी जैसी ट्रेनिंग नहीं करनी। ठीक है भैया, उसको ऑपरेट करना नहीं आता, जब वो वहां पे मास्टर हो जाएगा तब जाके हम देखेंगे, समझाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, मेरा काम क्या है। जैसे आप नॉर्मल, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, मैकेनिक की ट्रेनिंग लेनी है, बाइक मैकेनिक सीखना, तो क्या करना पड़ता है, बाइक वाली दुकान पे जाओ, वो काम करते करते सिखा देगा, बोलेगा तू बस देखता रहे, बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ, उसको बोल देगा थोड़ा बहुत स्क्रू दे दे, पाना दे दे, प्लास दे दे, सीखता रहेगा। तो वो क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मैं उसको बोलूंगा नहीं, बोल दूंगा, ठीक है यहीं बैठ जाए तरी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है मेरा, रूल। देखो रूल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। रूल का मतलब क्या है, आपको क्या करना है और क्या
नहीं करना। स्कूल में देखा है पीटी टीचर आते हैं कभी कभार, शो मी योर नेल्स, किसके नाखून बड़े हैं, और बॉयज में शो मी योर हेयर्स, और चेक करके देखेंगे हाँ भाई इतने बड़े वाले हैं, हाँ, कल बाल कटा के आई हो, नहीं कटा के आएगा तो फाइन लगेगा। लड़कियों में नेल्स छुपाती फिरती है, नहीं सर नाखून नहीं कटवाओ प्लीज, ठीक है। मैंने बहुत पिटवाया बच्चे। एक लड़की आती थी मेरे पास, अनाहिता, एक दो अनाहिता थी मेरे पास, एक अनाहिता भाई साहब फुल फैशन, उसके उसके बैग में हमेशा मेकअप का सामान पड़ा रहेगा, हेयर पॉलिश, हेयर ब्रश, कभी भी नेल पॉलिश, कभी कुछ उसके बैग में हमेशा मिलता ही था। जब भी फंसती थी बेचारी वही फंसती थी। नहीं नाखून कभी नहीं कटने उसके, हर बार फाइन दे देगी लेकिन नाखून नहीं कटवाएगी, 10 रुपए फाइन दे देगी, कोई दिक्कत है फाइन ले जाओ मैडम, नेल्स नहीं कटवाने। लेकिन ठीक है लड़कियों का थोड़ा अलग टोरा होता है, नहीं कटवाने भाई। ठीक है लड़के पिटते हैं बेचारे बाल के चक्कर में, सर बड़ी मुश्किल से बाल बड़े करें, ठीक है नहीं कटवाएंगे, दाढ़ी बढ़ाई है नहीं कटवाएंगे, ठीक है। तो रूल क्या है, मतलब जहां भी रूल का प्लान बनाया जाएगा तो रूल आपको ये बताएगा कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। अगर आपने वो काम कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो जहां पर भी आपको पेनल्टी देखने को मिल रही है वो आप समझ जाओ कि रूल की बात की जा रही है। तो क्या लिखा है, रूल्स आर रिजिड, रूल्स क्या है, रिजिड, नहीं चेंज नहीं करना भैया, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। सुबह 8 बजे पहला पीरियड लगेगा तो पहला पीरियड ही लगेगा, चेंज नहीं करोगे आप उसके अंदर, रूल बना दिया गया है, ठीक है। डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती आपको, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर बंदा मुंह उठा के जब मर्जी आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, सुबह सुबह नहा के आना है, हर बंदा ऐसे आ जाएंगे ऑफिस में तो क्या होगा, और सुस्ती फैलाएगा बंदा, ना खुद काम करे ना दूसरों को करने देगा। रूल बना दिया गया है, घर से आओगे वेल ड्रेस्ड होके आओगे, तरीके से कपड़े पहन के आओगे, ठीक है। तो एक रूल बना दिया फॉर्मल ड्रेसेस में आना है, और फॉर्मल ड्रेस नहीं बोला रूल में, जैसे मर्जी आ तो कोई छपरी बन के आ रहा है, कोई कुछ चप्पल में आ गया, कोई बंदा कोई स्लीपर में घूमता फिर रहा है, कोई धोती में ही आ गया, चल बेटा हमारा तो ट्रेडिशन है सर ऐसे आते हैं हम तो, ऐसा नहीं होता भाई, ये रूल बना दिया गया, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस अवेलेबल है तो आपको फॉर्मल में ही आना है, यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड मैनेजेरियल एक्शन, ये मैनेजेरियल डिसीजन को रिफ्लेक्ट करता है कि आपको सर्टेन एक्शंस को किस तरीके से लेना है और कैसे काम पूरा करना है। नेक्स्ट, दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, जनरली सबसे सिंपल प्लान यही है आपका, एक बार रूल बना दिया, लिख के दे दिया, भैया फॉलो करो सारे, नो इफ नो बट, जस्ट फॉलो, बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, चेंज भी नहीं चलेगा, अनलेस ऊपर से कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं आती तब तक। पॉलिसी में अगर चेंज हो गया तो जाहिर सी बात, तो रूल में चेंज हो जाएगा आपका, कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तो रूल बनते हैं, तो वहां देखने को मिल जाएगा। जैसे ऑफिस के अंदर क्या है, नो स्मोकिंग जोन, कहीं भी नहीं, ऑफिस के बाउंड्रीज के अंदर हो तो आपको स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया 200 रुपए फाइन लगेगा, नहीं है रूल भैया, स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपको टाइम पे आना है, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आना है, और ये रूल बना दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा, उधर उधर उधर, ठीक है। बाकी 2 बचे हुए हैं, इनको भी कंटिन्यू करते हैं। ओके अब स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सिंपल सा गिवन है, दैट इज अगला प्लान जो हमारे पास है वो है प्रोग्राम का प्लान। प्रोग्राम का प्लान आप समझ लो, सारी चीज जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, पॉलिसी भी मिलेगी आपको, और प्रोसीजर भी देखने को मिलेगा, मेथड, मतलब सब चीजों का मिक्सअप अगर कर दिया जाए तो एक प्लान बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सा प्रोग्राम प्लान। मतलब खिचड़ी समझ लो आप यार, खिचड़ी अगर बन रही है तो उसमें सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें, ऐसा प्लान जो सब कुछ इंक्लूड करे, सारे प्लान्स का मिक्सअप हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्राम वाला प्लान। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट, मतलब प्रोग्राम जो प्लान आप बनाओगे ये एक तरीके का क्या है बेटा, ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है। क्या है, डिटेल्ड स्टेटमेंट है, किसके बारे में, अबाउट द, सिंपल क्या बोला, अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट क्या करने वाले हो, और उसकी जो आउटलाइन रहने वाली है वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। आउटलाइन, द ऑब्जेक्टिव प्लान इसमें देखने को मिलेगा आपको, पॉलिसी प्लान भी आपको देखने को मिलेगा, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ, सारी चीजों के बारे में जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात कर रहे हो कि मुझे किस किस तरीके की चीजें चाहिए, मुझे क्या पॉलिसी रखनी है, मुझे क्या प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, मुझे किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, वो रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो सब चीजें जब देखने को मिलती है तो एक प्रोग्राम का प्लान बनाया जाता है, ठीक है। एंड द बजट टू इंप्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब मुझे बजट को भी ध्यान में रखना है, जो मेरा अगला प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये काम करने वाले हैं, और ये काम कैसे करने वाले हैं मुझे पता होना चाहिए, कौन कौन से कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है, कितनी पॉलिसीज मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल स्टेटमेंट के बारे में आपको बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मिनट्स डिटेल्स आर वर्कड आउट, मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या क्या आता है कि मेरे क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स, क्या बजट बनेगा,
और विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब कि मैंने एक बाउंड्री सेट कर दिया, उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर रहकर ही मुझे ये प्रोग्राम का प्लान क्रिएट करना है। ये सिंपल सी बात आपको प्रोग्राम प्लान के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल या फिर एक नया डिपार्टमेंट ओपन करना। देखो शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन का मतलब कि कौन भैया, मेरा बजट कितना है मेरा, सबसे पहली बात तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैन पावर कहां से आएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाएगा कि एक के बाद पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे। तो अकॉर्डिंगली मुझे सारी चीजें देखने को मिल रही है एक ही बजट के अंदर। कौन से रूल्स हैं ये देख लिया मैंने, पॉलिसीज क्या बनाई जाएंगी, कौन लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी मशीनरीज लगेंगी, सब चीजें हम लोगों को एक साथ कंबाइन करके चलनी है। और उसे क्या बोला जाता है बेटा, सिंपल लैंग्वेज दैट इज अ प्रोग्राम प्लान। क्लियर? ठीक है, तो नीचे आ जाओ, लास्ट प्लान ऑफ आवर प्लानिंग चैप्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बजट प्लान का मतलब क्या है? बजट प्लान क्या लिखा है, देखो बजट प्लान का सिंपल सा मतलब स्टेटमेंट से अगर बात करूं कि भाई फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, और उस काम को करने के लिए मुझे पहले बजट बनाना पड़ता है। मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना, मुझे भाई एक पर्टिकुलर ट्रिप पे जाना है, उस ट्रिप पे कितना पैसा खर्च होगा। हम हर एक चीज का बजट बनाते हैं, खर्चों का बजट बनाते हैं, अपनी फ्यूचर में आने वाली इनकम का बजट बनाते हैं। हम हर एक चीज के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं। वो सारे प्लान्स जो पैसे से रिलेटेड हैं, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आपको देखने को मिल रहा है, नंबर्स के फॉर्म में अगर आपको टर्म्स मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपली बजट प्लान की बात कर रहा है। ओके, तो क्या लिखा है, बजट प्लान इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म। भाई नंबर्स के टर्म में मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं कुछ रुपीस मिलेगा। भाई 100 करोड़ का बजट है हमारा, आप 100 करोड़ के बजट में क्या क्या करने वाले हो, तो सारी चीजें हैं, ठीक है, 100 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, कोई भी फर्क नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपका क्या है, नंबर की टर्म आपको देखने को मिलेंगे, इतना बजट अवेलेबल है, इसी में करने सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइड फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम क्या करने वाले हैं, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके बारे में प्लान करने वाले हैं। उन फिगर्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखकर हम बजट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्स बजट हमने क्रिएट किया, जो क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा किसको, द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। फ्यूचर में आने, जैसे भी राखी का टाइम आने वाला है, हमारे पास दिवाली का टाइम आने वाला है, तो हर कंपनी अपने लिए बजट बना देगी कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर इतनी सेल्स को टच करना है। तो वो क्या हो गया, मेरा बजट प्लान हो गया कि पर्टिकुलरली किस एरिया से कितनी कितनी सेल्स आनी चाहिए। तो वो एक बजट प्लान का पार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर नंबर्स में फिगर चाहिए होंगी। नेक्स्ट, सिंस बजट रिप्रेजेंट्स ऑल आइटम इन नंबर्स, ये तो पता लगेगा हमें कि बजट प्लान में क्या होता है, सारी आइटम जो है वो आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इट बिकम्स इजियर टू कंपेयर, हम उसे कंपेयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि जब काम खत्म हो जाएगा, बजट जिसके लिए बनाया गया था, तब हम कंपेयर कर लेंगे। देखो बेटा हमने बजट बनाया था 100 करोड़ की सेल, क्या 100 करोड़ सेल आ रही है, हाँ जी, क्या 100 करोड़ सेल आ रही है, अगर 100 करोड़ आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कहां लैग किया हमने, वो सब चेकआउट करेंगे। तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज एक्चुअल फिगर्स जो है वो भी नंबर में है, और एक्सपेक्टेड जो मेरी फिगर्स थी वो भी नंबर्स में थी। और बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, ज्यादा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कम आएगा तो मुझे करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि हम उसको सही तरीके से डील कर पाए। फ्यूचर में अगर दोबारा बजट बनाया जाएगा तो उन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। पिछली बार मैंने ये गलती कर दी थी भैया, अगली बार मुझे इस तरीके की गलती नहीं करनी है, ये चीज मैंने मिस कर दी थी, तो वो एक्शन का पार्ट हो गया हमारा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है मेरे पास एग्जांपल में, देखो क्या लिखा है, डज, एक बजट जो है इज अ कंट्रोल डिवाइस। बजट क्या है, एक कंट्रोल डिवाइस है बेसिकली। मुझे मैंने बोल दिया भाई मेरे को, देखो मेरे पास इतने पैसा है और इतने में ही काम चलाना है, तो बजट क्या है, कंट्रोल डिवाइस है, किसका, फ्रॉम विच, ये क्या है, रोम नहीं है बेटा, फ्रॉम है ये, ठीक है, इसको आप मेंशन कर लेना, फ्रॉम विच डेविएशंस, डेविएशंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं, कैन बी टेकन केयर ऑफ, कि अगर भाई आपने बजट बनाया और कुछ चीजें आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था, बट ये तो एक अनसर्टेन वाली चीज आ गई, तो उसके लिए वो चेंज वाला पार्ट हो गया, तो उसके लिए हम करेक्टिव टेक केयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग, फ्यूचर में बैठकर मुझे प्लान करना है ना, आज बैठा हूं पर फ्यूचर के लिए मुझे प्लान करना है, देयरफॉर इट्स क्लियरली कम्स अंडर द प्लानिंग। तो बजट में समझा हमने कि बजट प्लान जो है आपका प्योरली प्लानिंग का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, प्लानिंग में वैसे भी हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं सारी चीजों को। चलो अब आ जाओ सीधा, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी इसलिए ऊपर कुछ नहीं आ रहा। एग्जांपल में क्या लिखा है, जोमैटो क्या करता है, एलोकेट्स करता है करोड़,
मतलब बहुत सारे पैसे, करोड़ों करोड़ों में पैसा खर्च कर रहा है, किसके लिए? मार्केटिंग के लिए। किसके लिए? कौन सी मार्केटिंग हो रही है? इट्स 20 मिनट्स डिलीवरी कैंपेन। डिलीवरी कैंपेन का प्लान बनाते हैं, स्टार्टिंग से हम जोमेटो को फॉलो कर रहे हैं, तो उसने डिलीवरी कैंपेन के लिए जो 20 मिनट डिलीवरी कैंपेन है उसके लिए मार्केटिंग प्लान बनाया है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे मार्केटिंग करनी है। तो वो क्या है? बजट का पार्ट है। नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल प्लान शोइंग एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जो फाइनेंशियल प्लान हमारे पास है वो क्या करेगा? वो एक्सपेक्टेड खर्चे बताएगा इस सिचुएशन में कि भाई मार्केटिंग का आप करने वाले हो तो किस तरीके से मार्केटिंग करने वाले हो, कितना खर्चा किस प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा, कौन सा ऑनलाइन पे जाएगा, कौन सा आपको होर्डिंग लगवाने तो उस पर खर्चा कितना जाएगा, ये पूरा एक्सपेक्टेड होता है। दैट मीन बजट आपने एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रिएट किया जो फ्यूचर में होने वाला है। आई होप एम आई क्लियर? तो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम लोग, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्या? केस स्टडीज वाला पोर्शन। तो केस स्टडीज में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे मुझे टैकल करना है, कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाले बजट की बात की जा रही है और कौन से वाली चीजों के बारे में बात नहीं की जा रही है, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये इस बजट का केस स्टडी है, ये इस बजट का केस स्टडी है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में देखा जाता है कि बजट में डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। हो सकता है एक ही केस स्टडीज के अंदर आपको बजट प्लान भी मिल जाए, स्ट्रैटेजी भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए, पॉलिसी भी मिल जाए, रूल भी मिल जाए। तो जितने भी प्लान आपको एक पर्टिकुलर केस स्टडी मिल रहे हैं वो सारे निकाल के बाहर रखने। कैसे निकाल के बाहर रखोगे वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडीज को कवर करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको? सिंपली बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि जैसे ही आपका लेक्चर अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th क्लास गाइस।